अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए गांव से शहर को जाना पड़ता है। अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए गांव से शहर को जाना पड़ता है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए कॉपी में पेन को रगड़ना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग देख सकते हो 824 बीएल का ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का विज्ञान का। यहाँ पर मेरा मकसद क्या है इस क्वेश्चन पेपर को लाने का, क्योंकि भाई मैक्सिमम बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने सोचा अपनी वीडियो से अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूं तो बोर्ड एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, मैं इनको एक एक करके आपको देने वाला हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हर सब्जेक्ट के मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाते हैं एक्चुअली में, क्योंकि मैं बच्चों से मांग लेता हूं, है ना। आप लोग किससे मांगोगे? तो मैंने सोचा भाई वीडियोस में आपको दिया जाए। तो चलो मैं साइंस का क्वेश्चन पेपर आपको बताता हूं आज, उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी और बोर्ड एग्जाम की टिप्स वगैरह और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीजें तो मैं देता ही हूं आपको, ठीक है। पीडीएफ भी आगे चल के मैं देने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो 2022 का क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ बता दूं और 824 बीएल कोड का है और ये बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वही है जो पेपर देते समय मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, वो बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और ये जो भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब की बार एक चीज किया गया है कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न इसमें कितने आते थे पहले, तो बहुत कम आते थे, लेकिन अब की बार 20 बहुविकल्पी प्रश्न सब में आएंगे। तो ये तो आप जानते हो। तो यहाँ पर खंड क में आते हैं। तो खंड क में क्या दिया गया है? पार्ट 1 में पहला क्या दिया गया है? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, ध्रुव पर। तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। ये पहले चिन्ह लगा है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप बोलोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लो। इस तरीके से अवतल दर्पण बनता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर एफ होता है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इससे टकराएगी किरणें, तो यहाँ पर एफ से होकर गुजरती हैं, आप लोग जानते हो। तो ये इस तरीके से किरणें जाएंगी और इधर से होकर गुजरेंगी। और यहाँ पर एक आप देखोगे तो ये वक्रता केंद्र है, तो इसके समांतर ही एक लाइन खींची जाती है। इसको अरे समांतर बिल्कुल ऐसे। तो आप देखोगे ये एक दूसरे कहीं पर नहीं काट रही हैं, इसका मतलब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लेना इसी तरीके से होगा। उसके बाद आता है हमारा आगे, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो वो होती है हीरे में, तो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है अगला, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा प्रत्येक टुकड़े का? तो यहाँ पर 1 ओम होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 ओम। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि भाई जो 5 ओम का तार है, ठीक है, हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि वो समान मोटाई का तार है, क्योंकि एक ही तार है। तो वो 5 ओम का पहले इतना बड़ा है, उसको बराबर टुकड़ों में 5 भागों में काट दोगे तो भाई अगर 5 ओम प्रतिरोध उसमें था तो 1-1 ओम हर टुकड़े में बचेगा, वो तो ऑब्वियसली सी बात है। तो ये आप लोग देख लो। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन क्या आता है? तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे आता है चौथा क्वेश्चन कि भाई वैद्युत शक्ति का मात्रक है। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाट। तो याद रखना वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, ठीक है। यानी वैद्युत शक्ति यानी पावर बोलते हैं इसको, पी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा, यहां पर देखो अब आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि भाई वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है ये बताना पड़ेगा। अवतल दर्पण का भी प्रयोग होता है लाइट में, वाहन के लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? आप लोग जल्दी से बताओ। पीछे के जितने भी वाहन है उनको देखने के लिए। तो आप लोग लिख देना कि भाई पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है, बस सिंपल। उसके बाद ख नंबर है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो। सबसे पहले फोकस दूरी दी गई है और सूत्र में रख दोगे आ जाएगा। मैं इसका आंसर आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ। ग नंबर है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? तो निकट दृष्टि दोष आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते ही हो। उसके बाद मैं ये सारे क्वेश्चन की वीडियोज आपको लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, टेंशन नहीं लेने का, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। अथवा में भी इसमें देगा 4 नंबर वाले में।
एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद ख नंबर है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, सॉरी, ठीक है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A है ना, मोटाई हो तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में आप चाहो तो पढ़ सकते हो वैसे। उसके बाद आता है चौथा, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि लिखिए। जो वैद्युत जनित्र होता है, ठीक है, वैद्युत जनित्र क्या करता है, उसको घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न होती है। अथवा चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारणों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम ज्ञात कीजिए या स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है ये आपकी केमिस्ट्री खा, ठीक है, खंड खा। ये तो खंड का में जो था फिजिक्स था, ये खंड खा है केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल का मतलब क्या है, तो भाई ये वाला, ठीक है, C3H6O। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये अल जो लगता है आप लोग जानते हो, इसमें ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा होता है केवल ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 कार्बन है तो मेथ है, प्रोप हो गया, तो C3H6O। देखो वैलेंसी कार्बन की पूर्ण करना पड़ेगा, तो वो 4, इसमें कितनी टोटल वैलेंसी मिलेगी, 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 ऑक्सीजन 8, C3H8 होना चाहिए, उसकी जगह में 2 वैलेंसी पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन लगाया गया है ना। तो ये हो गया। उसके बाद होता है धातु। धातु है तो धातु इसमें कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगी लिथियम। कार्बन तो अधातु है, आप लोग जानते हो, ठीक है, ये उपधातु है, आप लोग देख लेना, ठीक है, ये भी है। उसके बाद आगे आता है ग नंबर, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन कौन बनाता है, तो यहाँ पर सिलिका, कॉपर, कार्बन या फिर जिंक। तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक। अब बोलो भाई ये जिंक क्यों बनाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो सारी धातुएं ठंडे चाहे हो चाहे गर्म तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाएंगी ही बनाएंगी। जैसे कि भाई मैं बता दूं, पोटेशियम भी होती है, सोडियम भी होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी बनाएगी, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन भी बनाएगा, और लेड यानी Pb, इतनी बनाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा कम क्रियाशील होती हैं, यहां से ये ठंडे जल में बनाएंगी और इनमें थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तो याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा इनको पढ़ सकते हो, ये अंग्रेजी में है, वही है। उसके बाद आता है छठवां का, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आता है, तैयार कर लेना। ख नंबर है पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो पीएच मान सिंपल है भाई, H+ आयनों की संख्या है ना, हाइड्रोनियम आयन की संख्या जो होती है वो पीएच दर्शाता है ना, तो ये है। उसके बाद आता है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ग नंबर है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम आप जानते हो, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सारणी की 2 विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। तो सारणी की 2 विशेषताएं बता सकते हो कि भाई धातुओं और अधातुओं को और उपधातुओं को अलग अलग रखना संभव हो पाया इस तरीके से, है ना। और इसमें आसानी से ज्ञात किया जाता है किसी भी तत्व की क्या भाई उसकी त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है ना, आयनिक त्रिज्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप 11th में ही पढ़ोगे। उसके बाद आता है 7th का, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर साल आता है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद होता है खनिज तथा अयस्क में अंतर, ये भी आप जानते हो इंपॉर्टेंट है। ये सारे के मैं आंसर भी आपको बताऊंगा आगे चल के। 8वां है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध आप जानते हो, है ना। उसके बाद आता है गा, कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति कैसे होती है। अथवा एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप लिख सकते हो, अथवा में दिया है। तो ये सारे मैं कहूंगा तैयार कर लो, क्योंकि इधर उधर करके पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। सारे आप देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिना देखे सबसे पहले देखो कि आप कितने पानी पर हो, सबसे पहले कि क्या क्या आपने आज तक पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई साहब। उसके बाद आता है अगला, ये देखो आ गया खंड का, इसमें आपका जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में का क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है 46, है ना। तो आप लोग याद रखना 22 जोड़ी बोलते हैं, ठीक है,
23 जोड़ी 46 है ना। उसके बाद आता है हमारा निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर शुक्रवाहिका नहीं है, तो याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ग नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है। तो इसको आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, जल्दी से। उसके बाद आता है घ नंबर, पादपों में जाइलम का कार्य होता है जा मतलब जल, ठीक है, जल, तो जल का, ठीक है, तो जल कहाँ है, जल का संवहन, तो ये आप लोग याद रखना। और फ्लोएम ऊतक एक होता है, तो फ्लोएम का कार्य जो होता है यानी भोजन का संवहन करने में, भोजन को जड़ से पत्तियों तक, हरनी पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने में फ्लोएम ऊतक का काम होता है, और जल को ले जाने के लिए जाइलम ऊतक का। सिंपल है, तो ये हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10वां का है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ख है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ग है, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 11वां, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, ये आप लिख कर ले लो, तो तैयार कर लेना। अथवा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। मैंने आपको बताया जाइलम ऊतक के द्वारा। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा कर आ गया, इधर अगर आप दिमाग लगाते तो इधर देखो मिल ही गया, जल का संवहन करने में जाइलम ऊतक, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है। देखो जाइलम ऊतक हो गया, इसकी क्रिया विधि क्या होती है आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ख नंबर, हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय यानी दिल, ठीक है, दिल दिल दिल। उसके बाद अथवा परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परिवार नियोजन की जो है कौन सी विधियां, स्थायी विधियां परिवार नियोजन करने की, भाई परिवार बढ़ने से रोकने की, वो बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग यार इतना इसको तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला आपका देखो यहाँ पर ये है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। अथवा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो बस यही सारे क्वेश्चन हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई साहब आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, तभी दूंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास हो सकते ना हो, तो बस जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। अगर तुम्हारे पास भी क्वेश्चन पेपर है तो मैं जल्दी बताऊंगा कि कैसे आपको शेयर करना है, ठीक है। मैं एक दूंगा ईमेल, उसमें आप लोग डाल देना। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।